अगर मैं आपको कहूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया, ये खबर शायद आपके लिए चौंकाने वाली हो, लेकिन ये खबर सच है। मीडिया से खबर आ रही है कि 24 जनवरी को उन्होंने पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है और हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि देश में क्या हो, लेकिन हम सेक्युलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे। मैं अब भी INDIA अलायंस का हिस्सा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में बताया तक नहीं गया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को मामले को लेकर क्या राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। एक और जहां राहुल गांधी का न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से होकर भी गुजरेगा और ममता बनर्जी INDIA के सदस्य भी हैं, उनका एक हिस्सा भी है, लेकिन वहीं ममता बनर्जी का ये बयान कि हमें इस बारे में एक जरा भी नहीं बताया गया है कि वो क्या करने वाली है, यानी कि उनका क्या हिस्से सीट शेयरिंग को लेकर क्या हिस्सा है। अगवा तो रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पड़ रही है। यह वे सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता था। अगवा तो टीएमसी, कांग्रेस और बंगाल की लेफ्ट चाटियां जो भी हैं, जो पार्टियां हैं, उसकी लेफ्ट सारी पार्टियां हैं, वो भी INDIA गठबंधन की हिस्सा है। आपको बता दो, 2 दिन पहले इस संदर्भ में ममता बनर्जी ने कहा था कि टीएमसी के पास बीजेपी से चुनाव में मुकाबला करने की ताकत भी है और जनाधार भी है, लेकिन कुछ लोग सीट शेयरिंग पर हमारी बात सुनना नहीं चाहते। यदि आप कांग्रेस और बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते हैं तो मत लड़ो। कांग्रेस को कहा जा रहा है, कांग्रेस को करते हुए ये कहा गया कि अगर आप बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते हैं तो मत लड़ो, कम से कम हमें यानी टीएमसी को सीट दे दो। और उन्हें सीट शेयरिंग में देरी के लिए भी कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया। ऐसे में पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच में ये विवाद की राजनीति देखने को मिल रही है। अगर लोकसभा चुनाव 2019 की बात करो तो पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटों में टीएमसी की 22 सीट मिली थी, बीजेपी की 18 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों में जीत मिली थी। अगर वोट परसेंटेज की बात किया जाए तो टीएमसी को 43.7%, बीजेपी को 40.6% और कांग्रेस को 5.7% मिली थी। इस संदर्भ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने 23 जनवरी को ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। उन्होंने ममता को मौका परस्त बताया और कहा कि हम उनकी दया पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना जानती है और हम पश्चिम बंगाल में 2 सीटें टीएमसी और बीजेपी को हरा कर जीती है। ममता खुद कांग्रेस की दया से साल 2011 में बंगाल की सत्ता में आई। ये बयान अधीर रंजन चौधरी के द्वारा, सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा टीएमसी को लेकर आया। ये अलग अलग बयान, जहां पे एक ममता बनर्जी का बयान और अधीर रंजन के बयान से आप मतलब साफ समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ हलचल, राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। पूरी तरह से ये बात सही नहीं हो पाया सीट शेयरिंग को लेकर, अभी भी बातें इधर उधर हो रही हैं, अब मामला सुलझा नहीं है। अब तो चौधरी का यह बयान राहुल गांधी के असम में मंगलवार को दिए बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता कांग्रेस के बहुत करीब है, सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है और कभी कभी हमारे नेता कुछ कहते हैं, उनके नेता कुछ कहते हैं और यह चलता रहता है। यह एक स्वाभाविक बात है और इस तरह की टिप्पणियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, ये बात राहुल गांधी ने 23 जनवरी को मंगलवार को ये कहा था। अब तो 2019 लोकसभा चुनाव में और अलग अलग दलों की सीट परसेंटेज देखें तो उसके आंकड़े के आधार पे भी आप समझ सकते हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 निर्दलीय, YSR कांग्रेस को 22, तृणमूल कांग्रेस को 22, DMK को 23, कांग्रेस को 52 और अन्य को 116 सीटें, वहीं भाजपा को 303 सीटें मिली थी। अगर तो INDIA में शामिल पार्टियों के बीच, अन्य राज्यों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर यही हाल देखने को मिल रहा है। पंजाब की अगर बात करें तो कांग्रेस का 8 सीटों पर दावा है, लेकिन आप राजी नहीं है। जी हां, पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने दिसंबर में भटिंडा में एक रैली के दौरान लोगों से
आम आदमी पार्टी को सभी 13 सीटें जिताने की अपील की थी। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी का दावा पंजाब की सभी 13 सीटों पर है। अभी 13 में से 8 सीटों पर कांग्रेस के सांसद हैं और कांग्रेस इन 8 सीटों पर दावा कर रही है। पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है, जहां पे आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। हालांकि कांग्रेस ने दिल्ली में 5 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के 4 और कांग्रेस के 3 सीटों पर लड़ने के संभावित फॉर्मूले पर दोनों पार्टियां राजी हो गई। मामला अभी नहीं सुलझा है तो वो है पश्चिम बंगाल और पंजाब की। इसके अलावा आपको बता दो, यूपी में भी कांग्रेस 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं सपा 10 सीटें दे रही है। यूपी में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर 12 जनवरी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक होनी थी। आपको बता दो, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यूपी को लेकर पार्टी का रोड मैप क्लियर नहीं था, इस वजह से मीटिंग टालनी पड़ी। आपको बता दो, कांग्रेस यूपी में 20 से 25 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि सपा 10 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहती है। सपा खुद कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और अपनी सहयोगी आरएलडी को 5 सीटें दिलाना चाहती है। आपको बता दूं, ऐसी स्थिति में यूपी में कांग्रेस के लिए 15 सीटें ही बचेंगी। उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं कुल 80 सीटें हैं, जिसमें कि 2019 के लोकसभा चुनाव की आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो बीजेपी के 62 सीट, बसपा के 10 सीट और सपा को 5 सीट और कांग्रेस को 1 सीटें मिली थी। वहीं वोट परसेंटेज बीजेपी को 50, बसपा को 19.4, सपा को 18.1 और कांग्रेस को 6.4% वोट परसेंटेज मिला था। वहीं दिल्ली में बीजेपी को 7 सीटें पूरी मिली थी, वोट परसेंटेज 56.9%, कांग्रेस को 22.6% और आम आदमी पार्टी को 0.1% सीट मिली थी लोकसभा चुनाव 2019 में। इसके अलावा सीट शेयरिंग की बात करें तो जेडीयू ने बिहार में 4 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है, वहीं कांग्रेस 8 से 10 सीटें मांग रही है। बिहार में भी सीटों के बंटवारे पर हुई बैठक में जेडीयू ने आरजेडी और जेडीयू को 17-17 और कांग्रेस को 4 और लेफ्ट पार्टियों को 2 सीट दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि कांग्रेस बिहार में 8 से 10 सीटें मांग रही है। अब सूत्रों के मुताबिक जेडीयू आरजेडी को 16-16 और कांग्रेस को 6 और लेफ्ट दलों को 2 सीट दिए जाने की संभावित फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है। हालांकि कांग्रेस नीतीश के आईएनडीआईए गठबंधन से अलग होने की आशंकाओं को भी नकार रही है। इस स्थिति में कांग्रेस आरजेडी और लेफ्ट दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बिहार के लोकसभा चुनाव 2019 के सीट आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को 17 सीटें मिली थी, वहीं जेडीयू को 16, लोजपा को 6 और कांग्रेस को 1। जहां पे वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 24.1% बीजेपी को, 22.3% जेडीयू को, लोजपा को 8% और कांग्रेस को 7.9% वोट परसेंटेज मिली थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना को सीटें कितनी मिल सकती है, इस पर भी सवाल है। दरअसल कांग्रेस 20 सीटों पर अड़ी है, वहीं शिवसेना को भी 20 सीटें चाहिए, उनको भी इतने सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र को लेकर भी कांग्रेस की एनसीपी यानी शरद गुट और शिवसेना यूबीटी के साथ बैठक हो चुकी है। आपको बता दूं, शिवसेना 23 और एनसीपी 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस 20 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस 20, शिवसेना 20 और एनसीपी 6, वंचित बहुजन अघाड़ी और एक स्वाभिमानी पक्ष की 1 सीट के संभावित फॉर्मूले पर चुनाव लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव 2019 के सीट परसेंटेज और वोट परसेंटेज की बात करूं तो बीजेपी को 23 सीट मिली थी, वोट परसेंटेज 27.8%, शिवसेना को 18 सीट मिली थी, वोट परसेंटेज 23.5%, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, वोट परसेंटेज 16.4%, वहीं एनसीपी को 4, वोट परसेंटेज 15.7% और एआईएमआईएम को 1 सीट मिली थी और वोट परसेंट 0.7% था। बाकी राज्यों में सीट शेयरिंग की स्थिति अगर देखूं तो गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी यानी हरियाणा में भी चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस उसे 1 भी सीट देने के पक्ष में हरियाणा में हालांकि नहीं दिख रही है। आगे इसको लेकर क्या अपडेट आती है उसको क्लियर नहीं हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ चुनाव लड़ेगी और जम्मू की 2 सीट और लद्दाख की 1 सीट पर कांग्रेस दावा कर रही है। ऐसी स्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 और पीडीपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं केरल की बात की जाए तो 20 सीटों में से कांग्रेस 16 और गठबंधन की बाकी दल 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं तमिलनाडु में डीएमके 30 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन 1-2 सीटों पर अभी भी पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अभी भी कोई क्लियरेंस नहीं आया है।
वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में कांग्रेस जेएमएम के साथ चुनाव लड़ेगी, जबकि ओडिशा में लेफ्ट दलों को 1-2 सीट मिल सकती है कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कांग्रेस किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। इन राज्यों में यानी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। अगले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की अगर फेस टू फेस आमने सामने टक्कर की बात करूं तो सीधी टक्कर 190 सीटों पर हुई थी, जिस पर बीजेपी ने 176 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी। आपको इसके अलावा अब तक की गठबंधन की INDI गठबंधन की सीट शेयरिंग की बैठक की बात की जाए तो अभी तक 4 बैठकें हो चुकी है और 4 बैठकों में अलग अलग नतीजे देखने को आए हैं और कहीं सुलझा तो कहीं उलझा हुआ भी बातें देखने को मिली है। पहली बैठक जहां 23 जून को पटना में हुई थी, जहां 15 पार्टियों के 27 नेता शामिल हुए थे। वहीं दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी, जहां पे INDI गठबंधन का नाम तय किया गया था। उसके बाद तीसरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी, जहां 13 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया गया था। उसके बाद चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई, जहां पे ममता ने PM के चेहरे के लिए खड़गे का नाम सुझाया था। इसके बाद कोई बड़ी बैठक देखने को अभी नहीं आई है। उम्मीद है जल्द इनको बैठक तय किया जाएगा और सीट शेयरिंग और प्रधानमंत्री यानी कि PM चेहरे की उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।